दोस्तों, यह कहानी समझने के लिए इसका पहला भाग जरूर देखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रहती। कई बार अमन को सुनने को मिला कि मरीज की हालत खराब थी। घर फ़ोन किया मगर बात नहीं हो पाई। बेटू का भी ईमेल मिला तो इसमें भी वही जिक्र, जिसको पढ़कर अमन को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। आखिर सुजाता फ़ोन पर अपने क्लाइंट से ही बात करती होगी। फिर मेरा तो सेल ऑन ही है। मगर उस दिन न जाने क्यों अमर पर क्रोध का दौरा पड़ गया। जब कानपुर से कॉल था, मरीज के रिश्तेदार फ़ोन मिलाते मिलाते थक गए थे। सुबह जब फ़ोन मिला तब तक मरीज बिना दवा की गोली खाए चल बसा। यह दवा उसकी जान बचा सकती थी, अगर समय पर मिल गई होती तो। वह होश खोकर सुजाता पर जी भर के बिगड़ा। यह मरीज उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि था। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मेडिकल क्षेत्र में उसके काम को सराहा गया था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थी। उस कामयाबी का यह अंजाम। सुजाता को अमर की यह बातें बेहूदी लगी। उसके पास तर्क था कि पूरे अस्पताल में कितने फ़ोन होंगे। उसका अपना भी था। क्या सारा मेडिकल विभाग एक फ़ोन पर ही टिका है? इस बात को जानकर सुजाता बुरी तरह भड़क उठी। जब अमर ने बताया कि उसने थकान के कारण सेल बंद कर दिया था ताकि पूरी नींद सो सके। दूसरे दिन उसको कहीं लेक्चर देने जाना था। सुजाता को लगा कि सारी ज़िंदगी अमर ने अपनी हर लापरवाही का इल्ज़ाम सुजाता पर थोपा है। उसकी हर गलती को सुजाता ने हंस कर टाला। मगर कब तक? वह भी इंसान है, उसको भी प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, धन्यवाद वाले चंद शब्द, ताकि वह भी जी सके। मगर पूरी ज़िंदगी वह इस घर की सलीब पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही है। जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई उसने शिकायत दर्ज कर दी, मगर कभी यह नहीं पूछा कि उसकी ज़रूरत क्या है। उसके मन में कौन सी नाकाम इच्छाएं मचलती रहती है। नवीन ठीक ही कहता है कि मैं यहाँ क्यों टिकी हुई हूँ। सुजाता उस रात बहुत दुखी थी। उसने अपने मन का दुख नवीन के सामने नहीं खोला। जब वह कह ही चुका है कि तुम आओ, यह चैम्बर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं इतनी रात गए यहाँ तक रुकता हूँ ताकि बात कर सकूँ, वरना यह सब सोचकर सुजाता खामोश रहेगी। फैसला जब उसी को लेना है तो फिर सिकवा क्या। सो नवीन की जादुई आवाज़ में खोई रही, जो कह रहा था, सुजाता, मैंने कितने घर बनाए हैं मगर दुखी होता हूँ। मेरा तो अटूट विश्वास है कि इंसान को मन की बात माननी चाहिए। संवेदना से बढ़कर सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है। नवीन की आवाज़ गहरी होते अंत में आकर भर्रा गई। सुजाता को लगा कि नवीन रो रहे हैं। उसका दिल भी भर आया। बांध से रुके आंसू बेकरार हो गालों पर लुढ़क आए। उसकी सिसकियां सुनकर नवीन बोल उठा, सुजाता, तुम्हारे पास होता तो ये सारे आंसू पी जाता। आंखों में आए पानी को मैं बहुत पवित्र मानता हूँ। उसको संभाल कर रखो। मेरा दरवाज़ा खुला है, जब चाहो आओ। सुजाता सुजाता सोचती कि पति के संग उसके संबंध अलग तरह से पनपे थे, जिसमें बिस्तर लगभग गायब हो गया था और जिम्मेदारी, परिवार, काम, भविष्य की समस्याओं ने उसकी जगह ले ली थी। वह पति के स्पर्श से बेगाना एक बैरागी जीवन व्यतीत कर रही थी, जहाँ पति को उसके स्पर्श की चाहत की जगह मरीजों की चिंता ज़्यादा सताने लगी थी। यह सब कुछ धीरे धीरे घटा था, मगर आज का यथार्थ यही था कि मधु की बूंद की तरह मीठा प्यार शब्द व्यवहारिक रूप से उसकी धरती छोड़ चुका था। कानपुर के मरीज की मौत ने कई तरह के सवाल अमर के लिए उठा दिए थे, जिनका जवाब उनसे मांगा जा रहा था। यह सब कुछ उनसे जलने वाले करा रहे थे। यह सबको पता था, मगर बात तो उठ ही गई थी। अमर इन दिनों बहुत परेशान था। उसको किसी अपने की ज़रूरत थी जो उसका हाल सुन उससे सच्ची हमदर्दी जता सकता। बच्चे दूर थे। सुजाता बुरी तरह से खफा थी। वह सुकून की तलाश में अक्सर दोस्तों के पास चला जाता और जब घर लौटता सुजाता फ़ोन में डूबी होती। वह परेशान सा शराब की बोतल खोलता और अकेले ही पीना शुरू कर देता। फिर धुत सा सोफे पर सो जाता था। सेल जेब में पड़ा बजता रहता। यह कैफियत भी ज़्यादा दिन नहीं चली। उसको किसी कॉन्फ्रेंस का बुलावा आ मिला, जिसने उपद्रव को जहाँ शांत किया, वहीं पर उसकी खोई प्रतिष्ठा भी उसे वापस मिल गई। यहाँ सुजाता हमेशा के लिए घर छोड़ने का प्लान बना चुकी थी।
उसको अमर से कोई मतलब ना था। पिछले 2 हफ्तों से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। अपना ऑफिस वह फ़िलहाल अपने असिस्टेंट के हवाले कर चुकी थी, जिससे कहा सिर्फ इतना था कि वह महीने भर के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई जा रही है। यही बात नौकरों को कहते हुए उसने अमर को सुनाई थी। बैंक जाकर लॉकर से उसने वह सारे जेवर छाट कर निकाले थे जो उसको मायके से मिले थे और स्वयं खरीदे थे। चेक बुक उसने पर्स में डाली और महीने भर का राशन पानी का इंतज़ाम किया। आए हुए बिल जमा करवाए। वह सब काम किया जो उसकी आज तक की ड्यूटी में शामिल था। जब यह सब कर चुकी तो उसने अपनी सीट बुक कराई और अटैची में कपड़े सजाने लगी। अमर जा चुका था। हफ्ते भर बाद उसका लौटना था। उसकी भी ज़रूरी चीज़ें उसने पूरी की और 1-2 लोगों से ज़रूरी मुलाकात के लिए चल पड़ी। रात को नवीन का फ़ोन आया तो उसने बताया कि वह कल सुबह की फ़्लाइट से आ रही हैं। फ़्लाइट नंबर और एयरलाइंस का नाम नवीन ने नोट कर लिया। नवीन ने फ़ोन काट कर शायद किसी को इत्तला दे, फिर मिलाया और लंबी बातों का सिलसिला चल पड़ा। 2 बजे के लगभग बात ख़त्म हुई। फ़ोन रखकर सुजाता बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गई। यादों का काफिला घर के कोनों से निकल उसकी आंखों के सामने गुजरने लगा। शादी के आरंभ के दिन, बच्चों की पैदाइश, सास ससुर का बुढ़ापा, बीमारी, फिर मौत, मायके का घर, भाई बहनों की मौत और अपने काम में जुड़े लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। एकाएक ख्याल कौंधा, क्या बच्चे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? शायद वे मुझसे घृणा करने लगे, अपने डैडी से उन्हें ज़्यादा हमदर्दी हो और वे अमर की उस अफेयर को एकदम भूल जाएं जो बड़े ज़ोर शोर से अपनी जूनियर डॉक्टर से हुई थी। तब घर में तनाव ही तनाव था। उस लड़की का विवाह माँ बाप ने अगर ना करा दिया होता तो आज वह मुसीबत इस घर को बांट देती। तब तो बच्चे छोटे थे, वह भी काम नहीं करती थी। तब भविष्य किसी अंधकारमय गुफा की तरह डराता था। सहेलियों की हिम्मत दिलाने पर उसने पुरानी डिग्री का सर्टिफिकेट किसी फाइल से निकाला था और किसी की सिफारिश पर छोटे मोटे बिजनेसमैन का ऑफिस डेकोरेट किया करती थी। उसके बाद काम मिलता ही गया। घर में उसकी हैसियत हर दिन मजबूत होती चली गई। अमर को अपने संबंध टूटने का दुख था। वह लड़की कई बार अमर से मिलने आई थी। 2 साल बाद वे दोनों पति पत्नी सऊदी चले गए और अमर दिल को बहलाने के लिए काम में रमता चला गया। आज वे सारी बातें सुजाता को आक्रोश से नहीं भर रही थी, बल्कि उसको संतोष भरा विश्वास दे रही थी कि उसने अपना गृहस्थाश्रम बखूबी निभाया। बेटे विवाह शायद वहीं करें और बस भी जाएंगे। उनमें भौतिक दौड़ की गर्मी और रिश्तों का ठंडापन उसने बराबर महसूस किया, मगर वह कर भी क्या सकती थी जब इंसान बदल रहा हो। संवेदनाएं मूर्खता समझनी जाने लगे तब अपने बालों को संवारते हुए एकाएक सुजाता के हाथ रुक गए। शंका का गर्म थपेड़ा फूलों भरे बाग में दाखिल होकर उससे पूछने लगा कि अगर यह सब कुछ छलावा साबित हुआ और नवीन भी अमर की तरह निकला तो वह क्या करेगी? क्या तब वह अकेलापन सह पाएगी? क्या यह वास्तविकता है जिसके आधार पर वह सब कुछ छोड़कर जा रही है? कहीं यह आवेग उसको यथार्थ के विरोध में तो नहीं खड़ा कर रहा है? प्रेम कहीं नहीं, नवीन एक जिम्मेदार इंसान है। अपने नए सूट, सेंट, क्रीम अटैची में सलीके से रखकर जब उसने जिप लगाई तो एक बार फिर आशंका ने उसका दिल दहलाया कि सुजाता, क्या ज्वार कहीं भाटा बनकर तुमको बर्बाद ना कर दे। यूँ पुराना छोड़कर नए की तरफ जाना, वह भी इस जल्दबाजी में, कहा कि अक्लमंदी है। सुजाता ने आईना देखा, अपनी आशंका को मुंह तोड़ जवाब दिया कि उम्र के इस मोड़ पर उसके पास साल ही कितने बचे हैं, सो वह सोचने में गवा दे और बुढ़ापे को गले लगा ले। उम्र का यह दौर ढलती जवानी का जरूर है, मगर यह भी सच है कि हम अभी जवान हैं। इस जज्बे को संभालना ही चुनौती है और आज का सच यही है कि नवीन मेरे एहसास में उपजी एक सुगंध है जिसकी चाह मेरी आत्मा को है। पाँव फट चुकी थी। उसने चाय बनाई, नहाई और नवीन की पसंद के रंग वाले कपड़े पहने। सारी रात आंखों में कटी थी। आखिर गृहस्थाश्रम का अंतिम अध्याय आज खत्म होने वाला था, मगर नए सूरज ने उसको थकान की जगह उमंग दी। सुजाता को पता था कि नई जिंदगी की शुरुआत दिल के आईने में शुरू हो चुकी है, मगर उसकी कोई रूपरेखा व्यवहारिक रूप से सामने नहीं थी। उसको पता था कि नवीन विधुर है,
उसके 2 बच्चे हैं। माता पिता का देहांत हो चुका है। इकलौती बहन ससुराल में खुश हैं। उस पर ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं बची है जो उसके जीवन में बाधा बनकर आए। अब बच्चा सवाल समाज का। उसका मुकाबला हर कदम पर हर तरह से सुजाता ने किया है। कभी प्रताड़ना मिली तो कभी सराहना, और अब वह हर अंजाम के लिए तैयार है। हवाई जहाज कब उड़ा कब उतरा सुजाता ना जान पाई। चौकी जब तब सारे मुसाफिर अपना सामान निकालने लगे। सुजाता मंद मंद मुस्कुराती उठी। जेवरों से भरा पर्स कंधे पर टांगा और फिर उतरते मुसाफिरों के पीछे चलने लगी। घर से भागने का यह अंदाज पुराना होने के बावजूद कितना नया था। जहाज की सीढ़ी उतरते हुए सुजाता को महसूस हुआ कि वह पिंजड़े में कैद मैना थी, जो आज वर्षों बाद पंख फैलाकर सूरज की गर्मी को डैनों में भरकर हवा के डोले पर सवार फल फूलों से भरे बगानों की तरफ उड़ान भरने वाली है। सामान लेकर वह बाहर निकली तो उसकी बेचैन आंखें नवीन को तलाश करने में लग गई। आसपास की भीड़ छटी तो वर्दी पहने ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ा और अदब से पूछा, सुजाता मैम साहब? हाँ साहब की मीटिंग थी सो वह ना आ सके। सलाम कर उसने अटैची हाथ बढ़ाकर उठाए। सुजाता को हाथों में पकड़ा गुलाबी फूलों का गुच्छा कांटों से भरा गुलदस्ता लगा। आंखों में दिल के टूटने से पानी तैर गया। नया गुलाबी सूट, उस रंग की लिपस्टिक, सफ़ेद मोतियाँ और गुलाबी नगों की जेवर, सारा साज सिंगार अर्थहीन हो उठी। दिल्ली से मुंबई तक का रास्ता इसी पहली नज़र के इंतज़ार में बार बार पर्स से आईना निकालकर देखने में गुजारा था। तड़प के सुलगते अंगार दहकने के बाद एकाएक राख होने लगी। वह अपने आप को समझाने लगी कि इतना आवेश ठीक नहीं है। नवीन एक व्यस्त आदमी है, उसके पास समय की कमी हो सकती है। आखिर जिंदगी की शुरुआत में यह कैसे नकारात्मक भाव उभर रहे हैं। यदि उनको सुजाता का ख्याल ना होता तो वह कार क्यों भेजते। शिकवे शिकायत तो कम से कम बात के लिए रखें, मगर सारी समझदारी के तर्क मन की इच्छा के आगे निहत्थे हो उठे। जब वह हट से बार बार यह प्रश्न करता कि आज तो एक विशेष दिन था, माना कि वह अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आधा घंटा देर से मीटिंग शुरू करने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। मुझे सुजाता तुमसे सब कुछ चाहिए, बस तुम पूरे विश्वास से इस ज़मीन पर खड़ी रहो। मैं तुम्हारे पास हूँ। कई महीनों से अनुराग भरा आग्रह उन्हीं की तरफ से रहा था और परसों रात को सारा कार्यक्रम तय हुआ था। आज सुबह पहुँचने का फैसला हम दोनों ने लिया था। फिर उसने सर झटका, पर्स से आईना निकालकर चेहरा देखा। ताजगी रूखेपन में बदल रही थी। उसने अपने को संभाला और ज़बरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई ताकि नवीन उसकी उदासी ना ताड़ जाए। मेम साहब किधर जाना है? हवाई अड्डे की सड़क से निकलकर ड्राइवर ने मोड़ से पहले पूछा। किधर चलूं यानी क्या? सुजाता ने पलक झपकाई, फिर धीरे से बोली, क्या साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं, बस इतना कहा था कि मेम साहब जहाँ जाना चाहें पहुँचा देना और जहाँ ठहरे वहाँ का नंबर लेते आना, ताकि मीटिंग के बाद मैं उनसे फ़ोन पर बात कर सकूं। ड्राइवर ने धीरे से कहा। मतलब? तय तो कुछ और हुआ था। क्या नवीन सब कुछ भूल गए? मन ही मन सुजाता ने कहा और चकराई सी बैठी रही। किधर जाना है? ड्राइवर ने दोहराया। साहब के ऑफिस चलो, सुजाता के मुंह से निकला। कार सड़क पर तेजी से फिसलने लगी। चेहरे पर तना खुशी का सामियाना धीरे धीरे उतरने लगा। वहाँ चिंता प्रश्न बनकर उभर आई। कहीं नवीन के बच्चों ने तो कोई फसाद नहीं खड़ा कर दिया? मैं इस शहर में कहाँ ठहरने जाऊँ? 2 बार आई हूँ तो ठहरने का इंतज़ाम बुलाने वालों ने किया था। इस बार बुलावा नवीन की तरफ से था। उसने साफ शब्दों में कहा था, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पिछली बार तुम्हारा स्टे कम रहा, मगर इस बार ताजमहल होटल में एक रूम बुक करवा दूँगा। उसको फूलों से सजवा दूँगा ताकि उनकी उपस्थिति में हम कई दिनों तक एक दूसरे में बेहोश रहें। फिर देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है।
अब रात दिन हमारी मुट्ठी में है। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानती हो, मेरे दो दिल हैं, एक में तुम मौजूद हो और दूसरे में मेरा प्रोफेशन। मीठी बातों की याद से सुजाता के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फिर दूसरे ही लम्हे वह कार रुकने से चौंक पड़ी। फीके चेहरे पर खुशी की तह जमाने की नाकाम कोशिश करती रही। फिर सुजाता कार से नीचे उतरी। मन में नवीन का कमरा देखने की जिज्ञासा उभरी। जब तब वह अपने कमरे को घर कहकर सुजाता को वहाँ रहने की दावत देता था। उसका कहना था कि मुझे घर से ज़्यादा अपने ऑफिस में सुकून मिलता है, वहाँ मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। इसीलिए सुजाता को अपने घर में पहला कदम रखना था। ड्राइवर के पीछे पीछे 11वें फ्लोर पर सुजाता लिफ्ट से पहुंची। नवीन का ऑफिस शानदार था। चौकोर कमरे में दो लोग सिर झुकाए लैंप के नीचे काम कर रहे थे। कई रंगों के फ़ोन के पीछे काउंटर पर एक जवान लड़की बैठी थी। उसने सुजाता को देखा और नज़रें उठाई। यस मैम, मुझे नवीन जी से मिलना है। किस सिलसिले से? योर गुड नेम प्लीज़। लड़की ने डायरी के पन्ने पलटते हुए पूछा। सुजाता। एक तीखा अपमान बोध सुजाता को हुआ, मगर नाम तो बताना था। सॉरी मैम, आज सर से आपकी मुलाकात का कोई समय दर्ज नहीं है। वाह, साहब ने आपको लेने भेजा था, ड्राइवर ने कहा। ओ तो ऐसा बोलो ना। इतना कहकर लड़की ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा लपक कर खोला और बेहद विनीत भाव से बोली, सॉरी मैम, प्लीज़ आइए। रात को सर ने फ़ोन करके बताया था। गाड़ी ठीक समय पर आपको लेने पहुंच गई थी ना? हाँ, ड्राइवर पहुंच गया था। नवीन कब तक मीटिंग से लौटेंगे? सुजाता ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर का फ़ोन आया था, अभी वह मीटिंग से साइट पर जाएंगे, फिर ऑफिस दोपहर तक लौटेंगे। ओह, उनको याद था कि मैं आ रही हूँ? दुख में सुजाता के मुंह से निकला। जी? चौंक कर लड़की ने सुजाता को देखा। कुछ नहीं, सुजाता संभल कर बोली। इधर बाथरूम है, अब फ्रेश हो लें, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। वह उठकर बाथरूम गई, बाल ठीक कर होठों पर नई परत लिपस्टिक की जमाई। फिर बाहर आकर कमरे का जायजा लिया। नवीन की बड़ी सी मेज के पीछे उफनते समुंदर की पेंटिंग लगी थी। बाईं तरफ रोल किए हुए कागज़ का ढेर था। मेज पर ऊपर से लटकता लैंप और दो दो टेलीफोन। मेज के पीछे रखी नीली ऊंची सीट वाली कुर्सी। तो यहाँ बैठकर नवीन फ़ोन करते होंगे। सुनो सुजाता, मेरा कोई भावनात्मक जुड़ाव मेरी पत्नी से नहीं हो पाया था। बहुत कोशिश की थी, मगर वह खुशबू जिसकी मुझे तलाश थी हमारे बीच कभी नहीं फैली। क्या एक इंसान सामाजिक बंधन से बंध सारी ज़िंदगी तड़पता छटपटाता रहे और अपने लिए कोई लम्हा उधार न ले सके? दरवाज़ा खुला। सुजाता ने नज़र उठाई। कॉफ़ी और सैंडविच की ट्रे लेकर लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेज पर रख कर जाने लगा। तभी वह लड़की अंदर दाखिल हुई। सॉरी मैम, आपको अकेला छोड़ दिया था। मेरा नाम तानिया है, आप कॉफ़ी लें? हमारे ऑफिस की कॉफ़ी पूरे 15 माले में मशहूर है। कहते हुए तानिया ने कॉफ़ी आगे बढ़ाई। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसको नवीन का आक्रोश से भरा स्वर याद आया। एक एक को देख लूँगा मैं। समाज के ठेकेदारों को एक दिन जवाब देह होना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें कि अपमान बड़ा होता है या शोषण? किसी एक अवस्था में जीना बेहतर होता है या सब कुछ नकारते चले जाना? सच्चाई को स्वीकार करने से डरना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ऊपर लांछन लगाना बहुत बड़ा मानवीय कारनामा नहीं है। फिर हिम्मत है तो आओ सामने। इस तरह का वार्तालाप वह किसको संबोधित करके करता था। तभी एक तेज झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और एकाएक 6 फुट लंबे नवीन अंदर दाखिल हुए। आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जी नहीं। सुजाता का चेहरा लाल पड़ गया। ठहरी कहाँ है इस बार? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने सुजाता से पूछा। क्या आपको याद नहीं, कल रात आपने? सुजाता ने गुस्सा पीते हुए हैरत से पूछा। दरअसल मुझे रात की सारी बातें याद नहीं रहती हैं। आप कह रही होंगी तो यकीन करता हूँ, मैंने ज़रूर कुछ कहा होगा। नवीन कहा लगा कर बोले। यस सर।
तान्या घंटी की आवाज़ पर हाजिर थी। लंच का टाइम हो रहा है, नवीन ने कहा। जी सर, मैं ऑर्डर देती हूँ, कहकर तान्या मुड़ी। हाँ जरा बताइए तो मैंने क्या कहा था। पीने के बाद दरअसल मेरे जहन की सारी खिड़कियाँ दरवाजे खुल जाते हैं। जी? सुजाता को लगा नवीन उसको छेड़ रहा है। सुजाता के दिमाग में कोयले का इंजन पूरे वेग से धुआं फैलाता सीटी देता गुजरने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, सुजाता ने आंसू पूछे। मन हो तो हम कहीं और चलकर बैठते हैं। लीजिए खाना आ गया। सर आपका फ़ोन। तान्या ने बजते फ़ोन को उठाया। हेलो माय स्वीट हार्ट, बोलो। मुझे याद नहीं, खैर अभी दिल्ली से मेरी क्लाइंट आई है, मैं निकल नहीं पाऊँगा, सॉरी। सर आपकी मीटिंग 5 बजे है, फिर 7 बजे आपको नाज जाना होगा, जहाँ सेमिनार के बाद डिनर भी है। ठीक है सुजाता जी, आप खाना खा लें, कहते हुए नवीन आकर सुजाता के पास सोफे पर बैठ गए। सुजाता ने नज़रें उठाकर नवीन के चेहरे को ताका। क्या सचमुच नवीन गंभीर है? वह मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? तो फिर क्या पिछले 11 माह से होती बातें झूठी थी? इतना लंबा झूठ किसी वृतांत की तरह कैसे कोई हर रात बोल सकता है? क्या मौखिक शब्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? सुजाता कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, सो ना चाहने पर भी उसने प्लेट में खाना निकाला। ऑफिस के बाकी लोग लगातार कमरे में आ जा रहे थे, कुछ रखा उठा रहे थे। तानिया पास ही खड़ी थी। आप ठहरी कहाँ हैं? ओह सॉरी, जहाँ भी ठहरना चाहें मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। कार आप अपने साथ रख सकती हैं। ड्राइवर को फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हाँ तान्या, तुम मैम के साथ रहना, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, कल मुलाकात होगी। नवीन ने बड़ी सी अटैची पर नज़र डालते हुए नैपकिन से हाथ पोंछा और उठ खड़े हुए। सुजाता ने बड़ी बेबसी से उन्हें जाते देखा। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह निकले। अपमान की शिद्दत ने उसके सारे बांध तोड़ दिए। मैम, तान्या ने घबरा कर दरवाज़ा लॉक किया। आप अपने आप को संभालें मैम, एक औरत होने के नाते आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाएं, क्योंकि अभी भी शायद बहुत देर नहीं हुई है। अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि सर चरित्र के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हर 6 महीने में इनका नई नई औरतों से रिश्ता जुड़ जाता है। आप भी शायद इनका नया खिलौना हैं। सुजाता अपने को संभालने के लिए बाथरूम चली गई। जब जी भर कर रो चुकी तो मुंह धोकर बाहर निकली। तान्या से नजरें बचाते हुए सुजाता वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसके साथ क्या घट गया यह तान्या भी जानती है। वह ईंट गारा बेजान नक्शे और इंसान के अंदर की दुनिया का ढहना वह नहीं जानती। अभी बहुत छोटी है, वीराने की खंडहर होती इमारतों को वह नहीं समझ सकती है। मेरी टूटन का हिसाब वह नहीं लगा सकती है। तान्या जी, बस आखिरी मदद कर दो, मेरी अभी की फ़्लाइट में बुकिंग करवा दो, मेरा लौटना ज़रूरी है। घबराइए नहीं मैम, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तान्या के चेहरे पर राहत सी उभरी। अगली दोपहर सुजाता को लगा कि वह लंबी बीमारी के बाद उठी है। बाथरूम जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। सर का दर्द अभी भी बाकी था। चाय पीते हुए उसकी नज़र अमर और बेटू को तस्वीरों पर पड़ी। वह तीनों उसको कितने मासूम से लगे। इनसे कट कर वह पानी के जिस जहाज़ पर बैठी थी, उसने पता नहीं किस निर्जन द्वीप पर लाकर उसको पटका था। वह खाली नज़रों से टकटकी बांधे फ़ोन को देख रही थी। अमर हफ्ते भर के लिए गया था। घर में नौकर मालकिन के यूँ लौटने से मन ही मन खिन्न थे। दोपहर तक वे कमरे के आसपास चक्कर लगाते रहे कि नाश्ता खाने के लिए कुछ कहे। एक ने हिम्मत करके कमरे में झांका, मगर सुजाता को लेटा देखकर वह लौट गया। सभी परेशान थे। सुजाता सारी चीज़ों से बेखबर पीड़ा के संसार में डूबती जा रही थी। निराशा अपमान भरे दुख के साथ मिलकर उसकी मांसपेशियों में उत्तेजना भर रही थी। उसके अंदर सांस लेती किसी औरत किसी तूफान की तरह तड़प रही थी। क्या अब कोई भी
किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। प्यार में धोखा खाई सुजाता मन ही मन पछता रही थी कि क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। पश्चाताप की अग्नि में जलती उसे किसी बात की सूध नहीं थी। आज अमर आया, उसे कहाँ कुछ पता था, और सुजाता ने भी इस बात को दफना दिया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।